तो बच्चों हम लोग जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग सीख रहे थे और अभी तक के लेक्चर्स में हमने दो तरह की अकाउंटिंग कवर कर ली थी। एक हमने केस 1 बोला था जहां पे जॉइंट वेंचर के अपने खुद के सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो उसको हमने कॉन्सेप्चुअली कर लिया था और उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिए थे। उसी प्रकार से हम केस 2 की अब बात कर रहे थे जहां पे उल्टा केस है, जॉइंट वेंचर के कोई अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते, यानी व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर इज मेंटेन। इसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे दो तरह की अकाउंटिंग फॉलो हो सकती है। एक जहाँ पे ईच कोवेंचरर, जो सारे कोवेंचरर्स हैं, अपनी अपनी किताबों में सारी ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे, यानी हर कोवेंचरर अपनी किताबों में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देख लिए थे। अब इसी में केस 2 में ही एक और तरह की अकाउंटिंग होती है जहां पे जो सारे कोवेंचरर होते हैं वो अपनी किताब में खाली अपने खुद के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, यानी व्हेन ईच कोवेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन, और इसी के साथ वो एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाता है। तो ये आपका लास्ट मेथड है अकाउंटिंग का और इसी वजह से इसको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बस ये लास्ट मेथड, ये भी मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेता हूं, इसके ऊपर भी एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअली और ओवरऑल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट, चलो, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़ा ही थोड़ा सा आपको हो सकता है विचित्र भी लगेगा। हमने बोला व्हेन ईच कोवेंचरर मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस ओनली। तो इसमें होता क्या है हर जो कोवेंचरर है, मानो एक कोवेंचरर है एक्स, एक कोवेंचरर है वाई, तो एक्स अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड करेगा? अपनी किताबों में सिर्फ वो अपने खुद के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। सिमिलरली वाई अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड करेगा? वो खाली अपने ओन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, है ना। तो यहां पे कोवेंचरर वो गाना गाते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हम मतलबी लोग हैं, हम खुदगर्ज लोग हैं, तो हम अपनी किताब में खाली अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एक्स अपनी किताब में वाई के ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा और वाई अपनी किताब में एक्स के ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा। अब जब यहां पे सारे कोवेंचरर अपनी किताब में अपना ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो एक दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? या जॉइंट वेंचर में कितना मुनाफा हुआ या क्या लॉस हुआ ये नहीं पता लग पाता, क्योंकि जॉइंट वेंचर तो दोनों एक्स और वाई मिलके काम करके चला रहे हैं। अगर एक्स खाली अपने खर्चे और अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा तो उसको पूरी जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगेगा? उसके लिए तो एक्स और वाई को मिलके साथ देखना पड़ेगा कि भाई मिलके क्या खर्चा हुआ और मिलके क्या सेल हुई, तब जाके प्रॉफिट और लॉस पता लग पाएगा। तो यहां पे ये दिक्कत आ जाती है कि भाई खाली अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके हमें जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगता। अब इसी दिक्कत का हल निकालने के लिए एक्स और वाई कहते हैं, अभी भी वो कठोर है, वो कहेंगे कि हम अपनी मेन किताबों में अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कच्ची किताब में, हमारी कच्ची किताब भी है, अपनी कच्ची किताब में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेंगे जिससे कि हमको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस सही पता लगाना क्यों जरूरी है कि जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये पता लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ इसमें एक्स का अपना शेयर होगा और इसमें वाई का अपना शेयर होगा। तो एक्स का जो शेयर होगा वो एक्स अपनी किताब में रिकॉर्ड कर देगा और वाई का जो शेयर निकलेगा वो वाई अपनी किताब में रिकॉर्ड कर देगा। तो आपको बात समझ में आ रही है? अभी भी इनका मतलबी पर्पस है, अभी भी मतलब ही है दोनों को वेंचरर, उनको अपने शेयर से मतलब है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस का क्या शेयर हुआ। बस ये निकालने के लिए वो अपनी कच्ची किताबों में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। तो जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं भाई, अकाउंट्स में हमें कुछ मेन आंसर निकालना होता है, मानो हमें मेन आंसर में फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन वो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट करने पड़ते हैं। हमें बैलेंस शीट में क्या फिगर लेके आनी है उसके लिए हमें वर्किंग नोट करनी पड़ती है, हमें कई बार रफ वर्क करके कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो यहां पे वही है, एक्स को अपनी मेन किताब में अपना प्रॉफिट का शेयर चाहिए, वाई को अपनी मेन किताब में प्रॉफिट का शेयर चाहिए, इसलिए वो
अपना प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। अब किसी भी अकाउंट के सामने बच्चों जब भी आपको मेमोरेंडम वर्ड दिखेगा ना, हमेशा याद रखना, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, फ्यूचर में आप जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे, जब भी आपको कोई मेमोरेंडम बुक्स का या मेमोरेंडम अकाउंट का नाम दिखेगा, तो यहां पे मेमोरेंडम का मतलब यह होता है कच्चा हिसाब, कच्चा हिसाब, कच्ची किताबें, कुछ भी बोल लो, मतलब ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। मेमोरेंडम बुक्स चाहे हो चाहे मेमोरेंडम अकाउंट्स हो, ये हमारे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसके नाम के आगे हम लगा देते हैं मेमोरेंडम। तो यहां पे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट वैसे एक्स भी बना रहा है, वाई भी बना रहा है, लेकिन ये उनकी मेन बुक्स का पार्ट नहीं बनेगा। ये बनाने का उनका सिर्फ एक मकसद है कि एक्स और वाई अपना अपना प्रॉफिट का शेयर निकाल पाए। तो बस इसी का आपका मेथड का नाम पड़ गया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट दो बातें हैं सिर्फ, सारे को-वेंचरर अपनी किताब में खाली अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और अपनी किताब में अपना प्रॉफिट और लॉस का शेयर रिकॉर्ड करने के लिए, उसको निकालने के लिए वो अपनी मेमोरेंडम बुक्स में, मेमोरेंडम किताब में, कच्ची किताब में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ गई होगी, और यही बात देखो नोट्स में लिखी हुई है, मैं रीड कर रहा हूं एक बार। इन दिस मेथड ईच को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली दोज जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस दैट आर अफेक्टेड बाय हिम, है ना। तो सारे को-वेंचरर खाली अपनी जो ट्रांजैक्शन उन्होंने करी, यानी अपना खर्चा करा, अपनी सेल करी, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इस सब को वो एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी भी वो अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट वेंचर विद जो भी दूसरा को-वेंचरर का नाम है। एक्स यहां पे लिखेगा जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, और वाई लिखेगा जॉइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट। तो ये सेपरेट पर्सनल अकाउंट वो मेंटेन करते हैं जो मेन बुक्स का पार्ट होती है। ये मेन बुक्स का पार्ट होती है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होती है, और इसमें वो सिर्फ अपनी खुद की ओन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस अकाउंट में वो डेबिट क्या करते हैं, वो अपने खुद की परचेजेस या अपने खुद के खर्चे को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं, जो उन्होंने जॉइंट वेंचर की तरफ से खुद अपनी तरफ से सेल करी उसको रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डेबिट होता है ओन एक्सपेंसेस या ओन परचेजेस, क्रेडिट होता है ओन सेल, मतलब अपनी जो खुद कमाई उन्होंने करी वो यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद ईच को-वेंचरर, आफ्टर दिस ईच को-वेंचरर प्रिपेयर्स मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, वो भी उसमें अपना शेयर। एक्स को अपने शेयर से मतलब है, वाई के शेयर से मतलब नहीं है, लेकिन अपना शेयर निकालने के लिए उन्हें टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। भाई जब तक पूरी जॉइंट वेंचर का पूरा प्रॉफिट या लॉस नहीं पता लगेगा, तब तक एक्स उसमें अपना शेयर कैसे निकालेगा। बात समझ में आ रही है? बस उस पर्पस के लिए वो जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, अब ध्यान रखना, जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, इसमें सारे खर्ची और सारे सेल आएंगे, मतलब चाहे वो एक्स ने करा हो चाहे वो वाई ने करा हो, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो सारे खर्चे और सारी सेल इसमें कंसिडर करी जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और साफ साफ आपको ये चीजें दिख जाएंगी। अब वंस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, अब उसमें जो ईच को-वेंचरर का, सारे को-वेंचरर का जो अपना खुद का ओन शेयर होगा, वो अपनी अगेन मेन बुक्स में, यानी जो जॉइंट वेंचर विद जो भी है अकाउंट, उसमें वापस से रिकॉर्ड कर देंगे। बात समझ में आ गई? और उसके बाद ये तो पॉइंट बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होते। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, तो वही एक्स और वाई लेके चल रहे हैं। तो मानो मैं एक्स हूं, तो एक्स अपनी किताबों में क्या क्या एंट्री करेगा, तो बस ये जर्नल एंट्री फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लिखा फॉर रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट से एज एडवांस, कुछ एडवांस वगैरह मिला या कोई बिल मिला फ्रॉम वाई, या फिर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट या एक्सेप्टेंस ऑफ बिल टू वाई। तो मतलब देखो मैं एक्स हूं, याद रखना, आप जितनी भी मैं अकाउंटिंग यहां डिस्कस करूंगा एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। तो पहला मैंने बोला, मानो मुझे वाई से, एक्स हूं ना मैं, तो मुझे मानो वाई से कुछ रिसीव हुआ, मानो कुछ एडवांस दे दिया वाई ने कुछ एडवांस दे दिया। तो अगर कैश में दिया तो कैश को डेबिट करूंगा, बैंक में दिया तो बैंक को डेबिट करूंगा, और वाई ने अगर कोई बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा,
और 2 क्रेडिट किसको करूंगा, जो हम पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अलग से, जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट। याद रखना बच्चों, ये सारी जर्नल एंट्रीज जो यहां डिस्कस हो रही है ये मेन बुक्स की हो रही है, ठीक है। जर्नल एंट्री होती है मेन बुक्स में, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से उल्टा केस हो गया, मानो एक्स ने अब वाई को पेमेंट करी, मैंने वाई को कोई पेमेंट करी, मैंने वाई को मानो कोई पेमेंट करी, तो अब उल्टी एंट्री हो जाएगी भाई, कैश से की तो कैश क्रेडिट करूंगा, बैंक से की तो बैंक क्रेडिट करूंगा, और अगर बिल एक्सेप्ट करके दिया तो बिल्स पेएबल यानी एक लाइबिलिटी दिखा दूंगा, और डेबिट किसको करूंगा, वही एक जो पर्सनल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। अब आगे की कहानी देखो, अगर मानो बीआर जो हमें मिला वो हमने डिस्काउंट करा दिया, तो बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराने की एंट्री हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बस एक इसमें फर्क ये है कि जहां हम डिस्काउंटिंग चार्जेस दिखाते थे उसकी जगह हम यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद जो भी है, विद वाई है तो विद वाई अकाउंट डेबिट करेंगे। तो है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस ही, फंडा वही है, बस उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस का नाम ना लिख के इसकी जगह यहाँ क्या लिख रहे हैं, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये खर्चा स्पेसिफिकली इस जॉइंट वेंचर विद वाई की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सीधा जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं एक्स हूं, तो मैंने अगर कोई गुड्स परचेज करे जॉइंट वेंचर के लिए, तो क्या एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट कैश में करी, तो टू बैंक अकाउंट अगर बैंक से पेमेंट करी, या अगर क्रेडिट में करा तो टू क्रेडिटर अकाउंट। और जब मैं क्रेडिटर को पे कर दूंगा, जब मैं क्रेडिटर को पे कर दूंगा तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया टू कैश या बैंक। और अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, अगर मेरे को पेमेंट पे डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो अब मैं टू डिस्काउंट रिसीव लिखने की जगह टू जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट लिख दूंगा। आएगा इसमें डिस्काउंट रिसीव डी, बस हम लिखेंगे नहीं डिस्काउंट रिसीव, हम लिख देंगे जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। इसी प्रकार से अगर कोई खर्चा पे करा मैंने, तो जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट, खर्चा है, मैंने बोला था ना फंडा याद रखना, जॉइंट वेंचर अकाउंट का फंडा याद रखना, इसको डेबिट किससे करना है, अपने खुद की परचेजेस खर्चे के से, और क्रेडिट किससे करेंगे, अपनी खुद की सेल से, राइट। तो बस यही फंडा है। तो अगर खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अगर पेमेंट हो गई, या फिर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर अभी पेमेंट नहीं हुई। तो अगर मानो एक्स ने, मैंने अपनी जेब से, अपने घर से खुद अपना स्टॉक ही लगा दिया, मैंने बोला ये मेरे घर में स्टॉक पड़ा हुआ है, ये मैं जॉइंट वेंचर के लिए लगा देता हूं, तो क्या एंट्री होगी, अगेन मेरे लिए वो खर्चा है भाई, मैं अपना माल लगा रहा हूं तो वो मेरी परचेजेस है, मेरा खर्चा है, तो इसलिए मैं अगेन जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट को तो डेबिट करूंगा। बस अब क्रेडिट किसको कर दूंगा, या तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, या कभी कभी अलग से एक गुड सेंड टू ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ये जनरली तब होता है जब ये इनवॉइस प्राइस, मैंने नकली प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे बोला कि ये मैंने लगाया तो 100 रुपए का माल था, लेकिन मैंने जॉइंट वेंचर में जिद में बोला नहीं ये 100 रुपए का माल नहीं है, ये 120 रुपए का माल है। तो इस प्रकार से अगर मैंने इनवॉइस प्राइस पे लगाया तो उस केस में गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट का यूज करूंगा। हालांकि ऐसा आपके सवाल में आने की संभावना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर इनवॉइस प्राइस पे तो हम क्या कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, बस इतना आपको जानना है और कुछ नहीं। अब सेल पे आ जाओ। सेल बोलते ही क्या बोला हमने, सेल हम अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो सेल की क्या एंट्री होगी, अगेन अपनी खुद की सेल, भाई जो मैं इफेक्ट कर रहा हूं, जो सेल एक्स कर रहा है अपनी तरफ से वो लगा रहा है, वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश या बैंक के थ्रू हुई तो, और क्रेडिट पे हुई तो डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, सिंपल। अब डेटर से पैसा मिल गया, मानो हमने क्रेडिट पे सेल करी थी, अब डेटर से पैसा मिल गया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो अमाउंट रिसीव हुआ। अगर मैंने कोई डिस्काउंट अलाउ करा तो वैसे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करते हैं, बट उसकी जगह क्या यूज करना है हमको, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, समझ रहे हो, मेरा खर्चा है, और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी खर्चा मैं कर रहा हूं वो मैं अपनी जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखा रहा हूं टू डेटर अकाउंट, बाकी एंट्री आपकी नॉर्मल। अब मेरे को कमीशन रिसीव हुआ जॉइंट वेंचर से, तो क्या एंट्री होगी, तो कमीशन जो रिसीव हुआ अब वो जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और मेरे लिए कमीशन रिसीव एक इनकम आ गई तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और ऑब्वियसली बताने वाली बात नहीं है बच्चों, आपको पता ही है कि ये कमीशन रिसीव जो है अल्टीमेटली इसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा,
क्योंकि ये मेरी कमीशन की इनकम है। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट, अब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस का अपना खुद का जो शेयर है, प्रॉफिट और लॉस का ओन जो शेयर है, जो मैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के निकालूंगा, उसकी एंट्री अपनी मेन किताब में रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा प्रॉफिट है तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, और अगर मेरा लॉस आया तो उल्टी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, तो ये पता, प्रॉफिट और लॉस पता लगेगा कैसे, प्रॉफिट और लॉस पता कैसे लगेगा, प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा थ्रू मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में पहले मेरे को टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा, उसमें फिर मैं अपना ओन शेयर मल्टीप्लाई कर दूंगा कि इसमें मेरा कितना हिस्सा है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये फंडा लगा के मैं फिर अपनी ये वाली एंट्री कर दूंगा, प्रॉफिट है तो ये वाली एंट्री, लॉस है तो ये वाली एंट्री। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक एंट्री जो वैसे आपके स्टडी मटेरियल में वैसे लिखी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, हमने एक एंट्री बोली थी जहां बोला था अगर कोई कोवेंचरर अपने घर से सामान अपना लगा ले। अब इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, मैं थोड़ा साइड में आके लिख देता हूं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है उल्टा, यानी कि अगर कोई कोवेंचरर यानी एक्स सामान ले जाए जॉइंट वेंचर से, टुक ओवर स्टॉक, तो उल्टा हो गया, स्टॉक वो ले गया, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो यहां जो हमने एंट्री करी, हमने यहां एंट्री करी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे हम, क्योंकि अभी उल्टा हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, अगर कोई स्टॉक टेक ओवर कर दिया तो। ठीक है, चलो अब लास्ट जो आपको काम करना होगा, ये सारे कारनामे करने के बाद, मतलब प्रॉफिट और लॉस भी रिकॉर्ड कर दिया, लास्ट स्टेप में अब आपको ये जो आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल रखा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज होगा यानी सेटल्ड होगा थ्रू कैश या बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा वो कैश या बैंक अकाउंट में हमें दिखाना है, और दिस इज नथिंग बट अमाउंट टू बी सेटल्ड। अमाउंट टू बी सेटल्ड, इस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा ये पता लगेगा कि कितना अमाउंट हमें अपने को वेंचरर के साथ सेटल करना है, अमाउंट टू बी सेटल्ड विद वाई। तो इसमें दोनों भी चीजें हो सकती है, हो सकता है मेरे को सेटलमेंट में पेमेंट करनी है तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या इसमें हो सकता है कि मेरे को वाई से पेमेंट लेनी है नेट में, आफ्टर एवरीथिंग मुझे सेटलमेंट में पैसा लेना है वाई से, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, तो ये लास्ट आपका स्टेप होता है, राइट। चलो, तो अब इसी पे आधारित आपके स्टडी मटेरियल में एक सवाल है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छा सवाल है। एक क्वेश्चन और है इसी मेथड पे, वो आसान वाला है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है तो ये मैं आपके साथ यहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, फिर मैं आपको एनालाइज कराऊंगा, इस क्वेश्चन की कहानी पूरी बताऊंगा। M and N decided to work in partnership। तो बच्चों पहले तो ये पार्टनरशिप पढ़ के घबरा मत जाना, यहां पे पार्टनरशिप का मतलब जॉइंट वेंचर ही है, क्योंकि जॉइंट वेंचर भी एक प्रकार की पार्टनरशिप ही है, तो बस वही यहां पे जॉइंट वेंचर की ही बात कर रहा है। तो M and N decided to work in partnership with the following scheme, agreeing to share profits as under। तो 3/4 प्रॉफिट शेयर होगा M का, 1/4 प्रॉफिट शेयर होगा N का। सिंपल भाषा में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया वो आ गया 3:1। 3:1। They guaranteed the subscription at par of 10 lakh shares of ₹1 each in U Limited and to pay all expenses up to allotment in consideration of U Limited issuing to them 50,000 other shares of ₹1 each fully paid up together with a commission at 5% in cash which will be taken by M and N is in 3:2। तो ये आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गई होगी बात, और इसी के सारे पैसे हैं इस सवाल में। बाकी तो सवाल बड़ा सिंपल है, अगर ये कहानी आपने समझ ली तो सवाल खत्म हो गया भाई।
तो ये सवाल खत्म हो गया। देखो मैं ये आप समझाता हूँ, पूरी आपको मैं एनालाइज कराता हूँ कि यहाँ पे क्या कहानी है। क्वेश्चन ने बोला कि एम और एन ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया। अब इस जॉइंट वेंचर में ये एक कंपनी है यू लिमिटेड, इसको सर्विस दे रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर इन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया। क्यों बनाया? इस यू लिमिटेड जो कंपनी है इसको कुछ सर्विस देने के लिए, सर्विस देने के लिए। अब वो सर्विस क्या दे रहे हैं? सर्विस वो दो तरह की सर्विस दे रहे हैं। एक तो उन्होंने बोला यार हम सारी जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट। कौन सी अलॉटमेंट सर? अब अलॉटमेंट कौन सी आ गई भाई? यू लिमिटेड कंपनी है, 12वीं क्लास में कंपनी क्या करती थी? इश्यू ऑफ शेयर्स करती थी, जिसके ऊपर आप एक पूरा भारी भारी चैप्टर करते थे। तो मानो यू लिमिटेड को अपने शेयर्स इशू करने हैं शेयर्स, और ये क्वेश्चन ने वैसे 10 लाख शेयर्स बोल रखा है। तो हमने यानी एम और एन ने जॉइंट वेंचर में बोला कि आपके इशू से रिलेटेड जो भी अलॉटमेंट तक के खर्चे होंगे वो सब हम कर लेंगे, हम बियर करेंगे, हम सब काम करेंगे आपका। और इसके अलावा उन्होंने एक सर्विस जो मेजर सर्विस और देनी है वो है अंडर राइटिंग की। अंडर राइटिंग की तो मेन सर्विस तो यही है, अंडर राइटिंग की। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट में वो बोल रहे हैं कि हम ये एक्सपेंसेस भी बियर कर लेंगे भाई, आपके अलॉटमेंट तक के खर्चे भी हम साथ में बियर कर लेंगे। मेन है अंडर राइटिंग का खर्चा, मतलब अंडर राइटिंग की सर्विस। अब अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि यू लिमिटेड को डर है कि यार हम मार्केट में 10 लाख शेयर्स तो इशू कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक, मानो अगर पब्लिक हमारे ये सारे शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करती, नहीं खरीदती, तो हमारा इशू फ्लॉप हो जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। हम नहीं चाहते हमारी नाक कटे। तो अंडर राइटिंग में क्या होता है? अंडर राइटिंग में जो अंडर राइटर्स होते हैं वो आश्वासन देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कंपनी को कि आपके जो शेयर्स नहीं खरीदे जाएंगे, जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी, वो शेयर्स हम आपके खरीद लेंगे। यानी आपका इशू फ्लॉप नहीं होगा। आपने 10 लाख शेयर इशू करने, तो आपके 10 लाख शेयर इशू हो जाएंगे। पब्लिक ने जितने खरीद लिए उतने खरीद लिए, जो पब्लिक ने नहीं लिए वो हम खरीद लेंगे। ठीक है? तो इससे यू लिमिटेड को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ठीक है, इशू हम निकाल रहे हैं मार्केट में तो हमारी नाक नहीं कटेगी, हमारा इशू अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। और आपने 12वीं में ये रूल भी पढ़ा होगा, एक सेबी का रूल होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है 90% की, कि एटलीस्ट 90% की सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, तभी आप शेयर्स इशू करके अलॉट कर सकते हो, नहीं तो जो आपका इशू होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये तो होना बहुत बड़ी नाक कटने वाली बात है भाई। कोई कंपनी आई, उसने शेयर्स बड़े जोरों शोरों से इशू करे और उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया, तो कितनी बड़ी नाक कट जाएगी, आप समझ पा रहे हो? ठीक है? तो यहीं पे अंडरराइटिंग का रोल, अंडर राइटर्स का रोल आ जाता है। वो क्या करते हैं? वो आश्वासन दे देते हैं कि भाई आपके जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी वो हम ले लेंगे। तो बस यही जॉइंट वेंचर में एम और एन ने बोला यू लिमिटेड को कि हम आपको अंडरराइटिंग की सर्विस देंगे। अब इस पूरे काम में मैं तो आपसे सिर्फ बोल रहा हूं कि मुझे बताओ कि जॉइंट वेंचर के लिए, इस पूरे काम में जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस क्या होंगे और रेवेन्यू यानी सेल्स क्या होगी। भाई देखो, अल्टीमेटली जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, मुझे कभी ना कभी प्रॉफिट और लॉस के पे आना पड़ेगा, और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है। जब तक मैं यही नहीं समझ पाऊंगा कि मेरे को सेल या रेवेन्यू में क्या लेना है, खर्चों में क्या लेना है, तब तक मैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालूंगा। तो अब देखना रेवेन्यू क्या है। यहां पे पहले मैं रेवेन्यू की बात करूंगा। रेवेन्यू में दो चीजें यहां पे आपको कवर करनी है, तो आप बाद में चाहे डायग्राम बना लेना, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगी। रेवेन्यू में दो चीजें लेनी है। सबसे बड़ा रेवेन्यू तो है कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ। दूसरा है सेल ऑफ शेयर्स। तो आगे मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें शेयर्स जो सेल होंगे वो भी आपके रेवेन्यू में आएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस में क्या चीजें आएंगी? दो चीजें मेनली। एक परचेज ऑफ शेयर्स। कौन से परचेज? जो आश्वासन दे रखा है कंपनी ने कि भाई अगर कंपनी यू लिमिटेड आपके जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी वो हम लेंगे, वो हम आपसे खरीद लेंगे। तो ये जो शेयर्स खरीदे जाएंगे ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसको हम परचेज की तरह मानेंगे। और इसके अलावा एक्सपेंसेस जो होंगे
विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट। तो हमने ये भी तो बोला है कंपनी को कि आप अलॉटमेंट तक के जो भी सारे खर्चे होंगे, सारे लीगल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी खर्चे आएंगे वो भी हम भी बियर करेंगे। बस ये आपके खर्चे है, ये आपका रेवेन्यू है, पूरा सवाल खत्म। बस ये आपको मेन आइडेंटिफाई करना है कि रेवेन्यू में क्या क्या लेना है और खर्चों में क्या क्या लेना है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू है, चाहे तो आप पॉज करके इसको बना सकते हो। अब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं। अब कमीशन कैसे निकालना है, वो बोल रहा है 5% इन कैश होगा विच विल बी टेकन बाय एम एंड एन इन 3:2। इसका मतलब क्या है, मन के आंखों से समझना कि कमीशन एम के पास कितना आएगा, एन के पास कितना आएगा। ये कहानी वो सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि इस मेथड में एम और एन जो होंगे, जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में खाली अपना अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा है कि एम कितना कमीशन अपने पास रिकॉर्ड करेगा और एन अपने पास कितना कमीशन रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए वो आपको बता रहा है कि कमीशन क्या है, 3:2 है ना, 3:2 बोला ना, तो 3:2 में ये कमीशन एम और एन को मिलेगा। तो एम 3/5 कमीशन दिखाएगा अपने पास, एन 2/5 कमीशन अपने पास दिखाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब देखो खर्चों की सारी जानकारी है। तो ये है एम के खर्चे, ये है एन के खर्चे। एम ने क्या क्या खर्चा करा, स्टैम्प चार्जेस पे करे, एडवर्टाइजिंग चार्जेस पे करे, प्रिंटिंग चार्जेस पे करे। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये एम अपने खर्चे बोल के अपने पास रिकॉर्ड करेगा, ये ओन एक्सपेंसेस हैं एम के लिए। सिमिलरली एन ने क्या खर्चा करा, एन ने रेंट पे करा, सोलिसिटर के चार्जेस पे करे, सिंपल भाषा में कोई लीगल एक्सपेंस करा। तो ये जो खर्चे दो हैं ये एन अपने ओन एक्सपेंसेस बोल के, अपने ट्रांजैक्शन बोल के अपने पास रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अब एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाय 30,000 शेयर्स। तो 30,000 शेयर्स की कमी हो गई। तो अब ये 30,000 शेयर्स कौन खरीदेगा, अब ये जॉइंट वेंचर में अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। तो इसीलिए बोला एन ने इंट्रोड्यूस करा 30,000 रुपीज फॉर परचेज ऑफ दो शेयर्स। तो ये शेयर्स 30,000 रुपए में खरीदे गए। कैसे 30,000 रुपए में, तो देखो इशू प्राइस 1 रुपए था, बोल रखा था एट पार। एट पार मतलब क्या होता है कि इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो 1 रुपए के शेयर्स, 1 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स 1 रुपए पे ही इशू हो रहे हैं, ये इशू प्राइस है। और हमको यानी अंडरराइटर्स को 30,000 शेयर्स खरीदने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कितने पैसों की जरूरत पड़ गई, 30,000 रुपीज की। तो ये खरीदारी किसने करी, करी तो जॉइंट वेंचर नहीं ओवरऑल, लेकिन एन ने अपनी तरफ से ये खरीद लिए। तो एन इंट्रोड्यूस्ड 30,000 फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स। तो ये एन का एक और खर्चा हो गया। मैंने क्या बोला था, परचेज ऑफ शेयर्स क्या है, खर्चा है। तो यहां पे शेयर्स किसने परचेज करे, एन ने करे। तो ये एन का एक और खर्चा आ गया। तो ये रेंट भी था, सोलिसिटर के चार्जेस भी थे, और साथ में अब ये एन की परचेज भी हो गई। ठीक है। द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर्स 50,000 शेयर्स। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गारंटी फुलफिल करने पे यू लिमिटेड ने वेंचरर्स को 50,000 शेयर दे दिए। 50,000 शेयर्स दे दिए। सर 50,000 शेयर्स मतलब, 50,000 शेयर्स मतलब कि जो 30,000 शेयर्स परचेज करे हमने जॉइंट वेंचर में, उसके अलावा 50,000 शेयर्स हमें और मिल गए। तो ये क्या है, ये भी सेल का पार्ट हो गया। चलो ये मैं आगे बताऊंगा, सेल का पार्ट हो गया, कैसे होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये 50,000 शेयर भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अभी मैं ये लिख देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो यू लिमिटेड खुश हो गई, आपने हमारा सक्सेसफुल कर दिया इशू को। तो कमीशन के साथ साथ आप ये 50,000 शेयर्स भी ले लो फ्री में। 30,000 शेयर्स तो आपने हमसे खरीद लिए, लेकिन इसके अलावा आप 50,000 शेयर्स और ले लो। तो टोटल अब हमारे पास कितने शेयर्स हो गए, 80,000 शेयर्स, जिसमें से 30,000 शेयर्स परचेज करे थे और 50,000 शेयर्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए यू लिमिटेड से। ठीक है। ऑल देयर होल्डिंग्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचरर एंड रिसीविंग 18,000, एम 50,000। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो कमीशन रिसीव आएगा, वो 5% वाला कमीशन हो गया जो कैश में मिला था। और अब सेल ऑफ शेयर, जो भी सारे शेयर्स हैं पूरे के पूरे 80,000 शेयर्स जो बिक रहे हैं,
वो भी सेल में यहां पर रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। और ये उसने बता दिया क्वेश्चन ने कि किसने कितनी सेल करी। एन ने 18,000 रुपए की सेल करी, एम ने 50,000 रुपए की सेल करी। तो ये सारी जानकारी इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको पता लग पाए कि एम अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, एन अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा। इनको तो खाली अपनी ओन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन द प्रिजम्पशन दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो आओ तो देखो यहां पे मैं आपको फिर से एक बार डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि यहां पे दो जॉइंट वेंचर में मतलब दो को वेंचरर हैं, एक है एक्स एक है वाई, नहीं एम और एन है, सॉरी एक्स और वाई तो हमारे एग्जाम्पल में थे, ये एम और एन है, एक है एम एक है एन। ठीक है, अब आपको दोनों की किताबों में क्या बनाना है, उनके नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो एम एक क्या अकाउंट बनाएगा बताओ, एम बनाएगा एक जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट। एम क्या अकाउंट, एन क्या अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट। और दोनों भी अपनी कच्ची किताब में क्या बनाएंगे, दोनों भी अपनी अपनी कच्ची किताब में बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो रियलिटी में टेक्निकली तो अगर मैं बोलूं तो एम अपने पास बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और एन अपने पास बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, लेकिन दोनों की शक्ल तो एक जैसी होगी, भाई एक ही तो है, एक ही जॉइंट वेंचर की बात हो रही है, तो दोनों की शक्ल एक जैसी दिखेगी। हालांकि एम अपने पास बना रहा होगा, एन अपने पास बना रहा होगा, तो हम अपने सोल्यूशन में दो दो बार नहीं बनाएंगे, भाई है तो ये सेम ही, एम जो बना रहा है और एन जो बना रहा है सेम ही अकाउंट बना रहा है, तो हम दो दो बार एक ही अकाउंट क्यों बना के अपना पागलपंती करेंगे। तो हम तो यही अकाउंट बनाएंगे, हम एक ही बार बनाएंगे, हम एक ही बार बनाएंगे, लिख देता हूं एक ही बार बनाएंगे, हम दो दो बार बना के नहीं दिखाएंगे। हाँ, जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट एम की किताब में, जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट एन की किताब में, ये हम अलग अलग बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम तीन अकाउंट बनाने वाले, एक बनाने वाले जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट, एक हम बनाने वाले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक हम बनाने वाले जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट। ठीक है, तो कितने अकाउंट हो गए, तीन। और किस सीक्वेंस में बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बच्चों आपको ये वाला अकाउंट बना के दिखाऊंगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और उसके बाद फिर हम लोग दो और तीन कैसे भी लिख दो, ये दो जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, तो पहले टोटल मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, टोटल बनने के बाद ना ये वाले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने बहुत सिंपल हो जाएंगे। चलो, तो पहले बनाओ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और मेन क्या याद रखना है, ज्यादा कहानी की बारीकियों में नहीं जाना। रेवेन्यू में क्या लेना है मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस में क्या लेना है मैंने आपको बता दिया, बस। ठीक है, और ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बना रहे हैं, तो सारे खर्चों को डेबिट करना है और रेवेन्यू को क्रेडिट करना है। सिंपल, आपको सिंपल चीजें रखनी है भाई, मुश्किल चीजों को भी सिंपल वे में करना है आपको। डेबिट साइड में सारे खर्चे दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में सारी रेवेन्यू दिखा देंगे। ठीक है, चलो एक एक करके करेंगे। तो देखो मैं क्वेश्चन खोल खोल के आपको दिखाता रहूंगा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये आपको खर्चे डाल के दिखा रहा हूं, ये खर्चे सीधे सीधे डायरेक्ट दे रखे, तो सबसे पहले मैं आपको एक खर्चे डाल के दिखा रहा हूं। आओ, तो टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस, या इसको ऐसे दिखाना, अलग अलग से दिखा दो, अलग अलग से दिखा देना इसको। चलो ऐसे दिखाना, टू एक्सपेंसेस, एम के क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, टू एक्सपेंसेस, एन के क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले एम के एक्सपेंसेस की बात करो। तो एम ने स्टैम्प चार्जेस पे करा 4,000 का, एडवर्टाइजिंग पे करा 3,000 का। ठीक है, तो यहां आ गया स्टैम्प चार्जेस, यहां आ गया एडवर्टीजमेंट चार्जेस। ठीक है, 4 और 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल खर्चा आ गया 7,000 का। इसी प्रकार से अब एन के खर्चे देखो, एन ने क्या क्या किया। अच्छा, एम ने एक प्रिंटिंग चार्जेस भी करा, एम ने एक प्रिंटिंग चार्जेस भी करा। चलो मैं प्रिंटिंग चार्जेस भी यहां लिख देता हूं,
एम ने एक प्रिंटिंग चार्जेस भी करा, तो प्रिंटिंग चार्जेस कितने का करा? 3000 का। तो इसका मतलब एम के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10,000 के। इसी प्रकार से टू एक्सपेंसेस, अब एन ने क्या क्या खर्चा करा? एन ने क्या क्या खर्चा करा? एन ने एक तो रेंट पे करा और सोलिसिटर्स चार्जेस पे करा। रेंट एंड सोलिसिटर्स चार्जेस कितना कितना पे करा? ये 2 और 3। ठीक है, तो खर्चे ये अलॉटमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, ध्यान देना, ये अलॉटमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं जो एम और एन ने बोला था यू लिमिटेड को कि आपके अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे खर्चे हम पे कर देंगे, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लो एक पैकेज में हमने डील दे दी। होता है ना कई बार हम पैकेज में डील ले लेते हैं, तो मेन सर्विस अंडरराइटिंग की थी, लेकिन पैकेज में उन्होंने बोला कि हम आपके खर्चे भी बियर कर लेंगे, वो भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। तो ये पैकेज डील हो गई है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या खर्चे हुए बताओ फटाफट से, और क्या खर्चे हुए? अब यहां पे जो 30,000 शेयर्स एन ने खरीदे थे वो भी तो खर्चा है, तो टू परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, ये किसने परचेज करा? लिखते हुए चलना भाई, कौन किसका है, क्या खर्चा क्या रेवेन्यू किसका किसका है, वो लिखते हुए चलना क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो 30,000 के शेयर्स परचेज कर दिए एन ने। अब रेवेन्यू साइड पे आ जाओ, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड में 2 चीजें थी, एक था कमीशन, एक था कमीशन और एक था सेल ऑफ शेयर्स। 2 रेवेन्यू थे, एक जो कमीशन मिला था और जो सेल ऑफ शेयर्स है। तो क्या क्या है? सेल ऑफ शेयर्स पहले डायरेक्टली दे रखा है, तो ये मैं यहां से उतार रहा हूं। एम एन रिसीविंग 18, एम रिसीविंग 50, तो 50 और 18 एम और एन, तो एम ने 50 का किया, एन ने 18 का किया, तो टोटल हो गया 68,000। टोटल कितना हो गया? 68,000। ठीक है, इसी प्रकार से अब कमीशन की बात करो, एम को कितनी कमीशन मिली, एन को कितनी कमीशन मिली। तो पहले आपको टोटल कमीशन निकालना पड़ेगा, तो मैं नीचे आ रहा हूं, टोटल कमीशन की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो टोटल कमीशन कैसे निकलेगा? अब यहां पे सोचने वाली बात है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कमीशन तो उसने 5% बोला, अब सवाल उठा 5% किसका? तो जो ये अंडरराइटिंग कमीशन होती है बच्चों, ये होती है 5% ऑफ जितना भी इशू मैंने गारंटी करा है, इशू गारंटीड। तो हमने कितना इशू किया था गारंटी? हमने तो पूरा 10 लाख रुपए का इशू गारंटी किया था भाई, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का कैसे? हमने 10 लाख शेयर्स बोले थे और हर शेयर 1 रुपए का है, तो इस तरह से 10 लाख रुपए का हमने इशू गारंटी किया था। इसका मतलब अगर मानो पब्लिक एक भी शेयर अप्लाई नहीं करती, एक भी शेयर नहीं खरीदती, तो मैं पूरे के पूरे 10 लाख शेयर खरीद लेता। मैंने ये आपके साथ समझौता करा था, तो मैंने आपको गारंटी पूरे 10 लाख रुपए की दी थी। बात समझ में आ रही है? तो ये जब 5% कमीशन निकलेगा, ये एक्चुअल टोटल जितनी की मैंने गारंटी दे रखी है उसमें कैलकुलेट होगा। तो ये 10 लाख रुपए पे 5% कैलकुलेट होगा, तो 10 लाख रुपए का 5% आ जाएगा 50,000। अब ये 50,000 जो एक्चुअली में कैश में मिला कितना, यू लिमिटेड ने एम को कितना दिया और एन को कितना दिया, वो जबरदस्ती क्वेश्चन है, कहानी में बता रखा है कि ये 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में एम और एन को दिया। तो मतलब एन के पास कैश में कितना पैसा आया? 30,000। एन के पास कैश में कितना पैसा आया? 20,000। तो ये आपको क्यों बता रखा है? ताकि आप यहां पे इस ब्रेकअप को बना पाओ। तो एम को आया 30,000, एन को आया 20,000, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। दैट्स इट, और कोई भी चीज यहां पे नहीं आएगी। ठीक है जी। चलो अब देख लो कि प्रॉफिट और लॉस कितना बच रहा है। प्रॉफिट और लॉस कितना बच रहा है देख लो। देखो सारे एक्सपेंसेस आ गए, सारे रेवेन्यू आ गया, तो प्रॉफिट ही बच रहा है, साफ साफ दिख ही रहा है।
तो 1,18,000 यहाँ है, 1,18,000 यहाँ है, और यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट। तो पहले टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का बच रहा है देख लो। तो ये बच रहा है 10, 15, 45, तो ये बच रहा है 73,000 का, 73,000 का। और इस प्रॉफिट को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जो देखो क्वेश्चन ने कितना बोला था, मैं वापस दिखा देता हूँ, 3:1, 3:1 के रेशियो में इसको बांट देंगे। ठीक है, तो m का शेयर कितना, n का शेयर कितना, तो ये m और n का शेयर निकल रहा है प्रॉफिट में। यहां आ गया 18,250 और ये आ गया 54,750। चलो, तो ये आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया। रियलिटी में m अपने पास बनाएगा, n अपने पास बनाएगा, दोनों अपने पास बनाएंगे, बट हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए एक ही बार बनाया, दो बार नहीं बनाया, बट ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, m अपने पास बनाएगा तो उसका भी यही प्रॉफिट आएगा, n अपने पास बनाएगा तो उसका भी यही प्रॉफिट आएगा, अगर दोनों सही अकाउंटिंग करेंगे, सही सही करेंगे तो ऑफ कोर्स। ठीक है, अब अगले दो अकाउंट आपको कौन से बनाने हैं। अब आपको एक अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ m, इन द बुक्स ऑफ m। ये बनाएगा जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट, जॉइंट वेंचर इन विद एन अकाउंट। ठीक है, और इसी प्रकार से इन द बुक्स ऑफ एन, एन क्या बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट, वो जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट बनाएगा। तो अब देखना, ये दोनों अकाउंट इतने आराम से बन जाएंगे, तो आपको अभी समझ आएगा कि मैंने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाया, और आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी सी चीज कवर हो जाएगी, है ना। ओरली बताना एक बात होती है, मैं 10 बार भी ओरली बताऊं उतनी क्लैरिटी कभी नहीं मिलती जब तक हम एक्चुअली फिगर्स के साथ, कहानी के साथ चीजें ना देख लें, राइट। तो देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में अब मैं कुछ हरकतें करने वाला हूं। मैं सारे एम के ट्रांजैक्शंस को इस पेन से ग्रीन कलर से ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ग्रीन कलर से सारे एम के ट्रांजैक्शंस को, एम की जो अपनी मतलब की चीज है उसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूं। देखो, कमीशन ये रहा एम का, शेयर्स की सेल ये रही एम की, और सारे एन के ट्रांजैक्शंस को मैं ब्लू से कलर कर रहा हूं। देखो, ब्लू से, ये देखो, ये एन का शेयर है। इसी प्रकार से ये कमीशन जो एन को रिसीव हुई, ये जो एन ने सेल करी। अब बहुत ही सिंपल है, एम और एन अपने पास जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें तो वो खाली अपना ओन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इंक्लूडिंग ओन प्रॉफिट शेयर। तो ग्रीन वाली चीजें एम अपने पास जॉइंट वेंचर विद एन में दिखा देगा, और ब्लू वाली चीजें एन अपने पास जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट में दिखा देगा। काम खत्म, आएगा ऐसे ऐसे ही, बस वो अपने पास दिखा देगा। तो देखो, अब मैं इसको कैसे करूंगा, पहले मैं एम की कहानी करता हूं, एम की कहानी में आऊं। तो एम ने सबसे पहले 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस करे थे, कॉन्सेप्ट में चेक कर लेना है, उसकी एंट्री भी हम लिख चुके हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिख देंगे हम, एम बोलेगा टू कैश या बैंक। मैं लिखते हुए चलता हूं ब्रैकेट में ताकि क्लियर रहे, ये एम के खर्चे हैं। एम ने जो खर्चे करे, ये 10,000 के टोटल खर्चे करे। इसी प्रकार से सेल की चलो पहले डाल देते हैं। तो सेल की एंट्री आप चेक कर लेना, क्या एंट्री हमने सीख रखी है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सेल मैं दिखा दूंगा, यहां लिख देता हूं बाय कैश या बैंक। तो आप एक साथ भी लिख लो, मैं अलग अलग दिखा देता हूं। एक कमीशन जो रिसीव हुई, और एक जो सेल ऑफ शेयर हुआ। तो ये था 3,000, और सेल ऑफ शेयर कितना था, अच्छा 30,000 था, और वो 50,000 था, ये 30,000 था।
और ये था 50,000। ठीक है, देखो बस ग्रीन ग्रीन वाली चीजें डाल रहा हूं मैं, डाल दी मैंने। अब इसके साथ लास्ट में प्रॉफिट शेयर, तो प्रॉफिट शेयर की एंट्री चेक कर लेना क्या लिखी थी कॉन्सेप्ट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, जिसमें एम खाली अपना शेयर डालता है, तो बस टू पीएनएल अकाउंट, इसमें क्या डाल रहे हैं हम, एम शेयर इन प्रॉफिट, एम शेयर इन प्रॉफिट। ये कितना है 54,750, 54,750। तो मैंने ग्रीन ग्रीन वाली सारी चीजें यानी एन की सारी ट्रांजैक्शन उसके पास डाल दी। अब एन की डाल दो इसी प्रकार से, तो एन के खर्चे हैं 2,000 3,000 टोटल 5,000। तो आओ टू बैंक, ये एक्सपेंसेस, एन्स एक्सपेंसेस 5,000। इसके अलावा एन ने एक काम और करा था, उसने शेयर्स परचेज करे थे, परचेज ऑफ शेयर्स 30,000 शेयर्स उसने परचेज करे थे 30,000 रुपए के। तो ये भी वैसे मैंने देखो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है 30,000 रुपए, ये भी डाल दिया। इसके बाद अब सेल वाले पार्ट पे आ जाओ, कमीशन, कमीशन 20,000 की मिली थी, तो यहां पे दिखा देगा बाय बैंक अकाउंट, ये कमीशन है। कितना था 20,000। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, इसमें क्या आएगा, जो एन ने सेल करा था, सेल ऑफ शेयर्स, ऑफ कोर्स बाय एन, तो एन ने कितना 18,000 रुपए के शेयर्स बेचे थे, तो ये हो गया 18,000। और लास्टली टू पीएनएल अकाउंट, यहां पे बिल्कुल वैसे ही, तो एन्स शेयर इन प्रॉफिट, एन शेयर इन प्रॉफिट, तो इसका शेयर कितना आया था 18,250। बस ये काम आपने कर लिया। अब आपको सिर्फ अकाउंट को क्लोज करना है, दोनों भी जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करना है। और कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, इसमें जो बैलेंस बचता है वो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट दिखाता है, जो हम कैश या बैंक से सेटल करते हैं। तो यहां पे बैलेंस किधर बच रहा है भाई तो यहां पे बैलेंस बच रहा है इधर, यहां बैलेंस बच रहा है, तो कितना बच रहा है चेक कर लेते हैं। 80,000 टोटल आ रहा है, तो ये आ रहा है 15,250। इसको क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक, बैलेंसिंग फिगर। इसी प्रकार से यहां क्या बच रहा है बैलेंस, तो इधर किसका टोटल ज्यादा आ रहा है 38, 40, तो ये क्लियरली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 53,250, 53,250। और जो बैलेंस बच रहा है वो इधर बच रहा है, इधर बच रहा है, कितना बच रहा है ये 15,250। क्या लिख देंगे, बाय कैश या बैंक, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये दोनों भी जो अमाउंट यहां निकले, अगर आप नोट करोगे 15,250 के निकले, तो सर क्या ये इत्तेफाक है कि बराबर निकले या बराबर ही आने चाहिए, तो ये सर ये बराबर ही आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम और एन सब कुछ कर आने के बाद जब सेटलमेंट होगी तो एन एम को कैश दे रहा है, उल्टा उल्टा सॉरी उल्टा उल्टा, इसका मतलब ये हो गया कि एम एन को सेटलमेंट करते वक्त कैश दे रहा है 15,250, है ना भाई। एम जो कैश दे रहा है वही एन को रिसीव होगा, तो ये अमाउंट सेम ही आएगा। तो एम क्या एंट्री कर रहा है अपने पास, देखो एम क्या एंट्री कर रहा है, जॉइंट वेंचर टू कैश अ बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद एन टू कैश अ बैंक अकाउंट, जो भी है 15,250। और वहीं एन अपने पास क्या एंट्री कर रहा है, वो कर रहा है कि उसे कैश मिल रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट 15,250। तो ये अमाउंट सेम ही आना चाहिए, अगर ये नहीं आता सेम तो गड़बड़ कर दी आपने, ये अमाउंट सेम ही आना चाहिए। ये अकाउंटिंग की खूबी ऐसी है, जो मेथड है ही ऐसा कि अल्टीमेटली इसमें सेटलमेंट का अमाउंट बचेगा, और जब दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट करेगी तो उसका अमाउंट तो सेम होगा। हाँ, एक के लिए पेमेंट होगी, एक के लिए रिसीव होगा, रिसिप्ट होगा। एम पेमेंट कर रहा है 15,250 की, एन रिसीव कर रहा है, इसलिए दोनों का ऑपोजिट साइड बच रहा है, लेकिन अमाउंट विल बी सेम। ठीक है, तो बस ये है आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 16 है ये भी इसी मेथड पे है, तो ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है।